और अब खबरों को तफसील से देखेंगे। तेलंगाना में अस्पतालों ने आरोग्यश्री स्कीम के तहत तिब्बी खिदमात बहाल कर दी हैं। बकायाजात अदा नहीं करने पर नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ने हफ्ते को तिब्बी खिदमात बंद कर दी थी। आरोग्यश्री ट्रस्ट ने एसोसिएशन से बातचीत की और अबूरी राहत के तौर पर 150 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया। दिसंबर के आखिर तक रकम की अदायगी का यकीन दिलाया गया है और जारिया माली साल के इख्तिताम तक तमाम बकायाजात अदा करने का वादा किया गया है, जिस पर 230 निजी अस्पतालों ने आरोग्यश्री खिदमात बहाल कर दी। पालमुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के खिलाफ मफाद आमा के अर्जी को हाईकोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया। नागर कर्नूल से कांग्रेस उम्मीदवार नागम जनार्दन रेड्डी अदालत से रुजू हुए थे। प्रोजेक्ट के कामों में उन्होंने गैर कानूनी कमीशन की अदायगी का इल्जाम लगाया। नागम जनार्दन रेड्डी ने इस मामले में मुदाखलत की अदालत से अपील की और प्रोजेक्ट के काम फौरी रुकवाने का मुतालबा किया। बिना किसी वजह के प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ कामों की कीमतों में इजाफे का इल्जाम लगाया गया। हाईकोर्ट ने टेंडर के अमल की जांच किए बाद पाया कि किसी किस्म की तकनीकी या माली बेकायदगी नहीं हुई है। बात इंतखाबात की करेंगे। राहुल गांधी ने आज फिर वजीर आला केसीआर को निशाना बनाया। गदवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि केसीआर रियासत के अवाम को पानी और मुलाजमतें देने में नाकाम रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पालमुरू प्रोजेक्ट का तखमीना खर्च 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये किया गया ताकि केसीआर को फायदा पहुंच सके। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस को इख्तिदार मिलेगा तो 2 मरहलों में प्रोजेक्ट का काम पूरा किया जाएगा। इसी दौरान कांग्रेस सदर ने हर बार मोदी हुकूमत का साथ देने के केसीआर के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। श्री राहुल गांधी गार की पानी पर धोखा, रोजगार पर धोखा और आपके पैसे पर धोखा केसीआर जी ने किया। यहां पे पलमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट था, 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को केसीआर जी ने 60,000 करोड़ का रीडिजाइन किया और हजारों करोड़ रुपए उनके कॉन्ट्रैक्टर मित्रों को, उनके परिवार को मिला। और आपको जो नीलू मिलना था, पानी मिलना था, वो आपको नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी पलमूर रंगारेड्डी को प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में पूरा करेगी। 5 साल के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा तेलंगाना पे है। सोचा भी नहीं जा सकता है, मगर तेलंगाना के हर परिवार पर 2.5 लाख रुपए का कर्जा है। एक तरफ तेलंगाना के हर परिवार पे 2.5 लाख रुपए का कर्जा और दूसरी तरफ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के बेटे की आमदनी 400 गुना बढ़ती है। न्यामकालू की बात करें तो तेलंगाना के हर युवा ने रोजगार मांगा था। 30 लाख युवा आज तेलंगाना में बेरोजगार हैं, क्वालिफाइड युवा हैं। कितने युवाओं को केसीआर जी ने पिछले 5 साल में रोजगार दिया? पूरा तेलंगाना जानता है कि उन्होंने लाखों युवाओं का नुकसान किया, उनकी फी रिम्बर्समेंट नहीं की। बंगारू तेलंगाना का सपना था, मगर तेलंगाना की सच्चाई बंगारू कुटुंबम। उधर केटीआर ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत ने हजारों मुस्लिम तलबा और तालिबात को मेयारी तालीम देने का काम किया है। केटीआर खानापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1 लाख मुलाजमतें देने का झूठा वादा कर रही है। सबके साथ आप सबको मैं एक वादा करता हूं, जितने भी लोग आज हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं पीपी लैंड्स में, आप जिनके पास भी आज कब्जे में है, जिन लोग भी वहां पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप सबको भी पहाड़ी नकल दिला के रहेगी टीआरएस सरकार में। आपको वादा करता हूं, तालीम से ताकत बढ़ेगी। इसलिए केसीआर साहब ने यह तय किया कि आपके बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम देना चाहिए। इसलिए 206 रेसिडेंशियल स्कूल हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए चालू किए गए, जिनमें आज 60,000 बच्चे आज वहां पे उनको तालीम, अच्छे से अच्छा तालीम मिल रहा है। 1,20,000 रुपया एक एक बच्चे और बच्ची पे खर्च किया जा रहा है।
ताकि उनकी काबिलियत बढ़े। जब काबिलियत बढ़ेगी वो दुनिया में कहीं भी जाके किसी के साथ भी मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, जहां कहीं भी जाना हो जाएंगे, वहां पे आपसे बेहतर जिंदगी पाएंगे। मैं आप सबको यही आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप सब लोग सोचिए, इससे पहले जितने भी हुकूमतें थी, इससे पहले की रियासत में कभी किसी ने इतने सारे प्रोग्राम इतने कम वक्त में आपके लिए किए क्या? एक बार सोचिए आप। आज आप जो पूछ रहे हैं उर्दू टीचरों की, मैं वायदा करता हूं आप सबसे, बिल्कुल आपका उर्दू टीचर रिक्रूटमेंट हम करवा के रहेंगे। आपके बच्चों की अच्छी तालीम के लिए पूरे से पूरे कोशिश हम। उधर तेलुगु देशम सदर और आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आज हैदराबाद शहर के उप्पल असेंबली हल्के में अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार वीरेंद्र गौड़ के हक में रोड शो किया। अजीम इत्तेहाद के कई लीडरों के हमरा सख्त सिक्योरिटी के बीच उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। बाबू का कहना है कि वो किसी भी किस्म के मफाद की खातिर तेलंगाना के सियासी मंजरनामे में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि वो तेलुगु बोलने वालों को मुत्तहिद देखना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि इत्तेहाद के सिलसिले में उनकी काविशों का केसीआर ने कोई मुस्बत और मुनासिब जवाब नहीं दिया। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के लिए अपने कामों का हवाला देने से नहीं चूक रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर लगड़ापाटी राज गोपाल तेलंगाना से पार्लिमानी इंतखाबात लड़ना चाहते हैं। वो इस सिलसिले में काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। हालिया अरसे में लगड़ापाटी राज गोपाल की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के साथ कुर्बत बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि वो आंध्राई अवाम के कसीर आबादी वाले खम्मम या मल्काजगिरी लोकसभा हल्के से चुनाव लड़ सकते हैं। तेलंगाना में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बन जाएगी तो लगड़ापाटी राजगोपाल का रोल काफी अहम होता जाएगा। और उधर असेंबली इंतखाबात के पेश नजर शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी है। सिकंदराबाद के रामगोपाल पेट इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक कार से 70 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने इस कार में सवार आनंद प्रसाद और शिव कुमार के अलावा कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। केस दर्ज करते हुए पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के आला ओहदेदारों ने बताया कि शहर पहुंचने वाली तमाम सड़कों पर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। शहर पहुंचने वाली हर गाड़ी पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। मजलिसी लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने चाय और नोटबंदी को लेकर वज़ीर आज़म पर तंज किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपने ओहदे का एहतराम करना चाहिए और हकीकत में पीएम बन जाना चाहिए। चारमीनार असेंबली हल्के के इलाके मुगलपुरा नामपल्ली में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेस ने तेलंगाना को तरक्की से महरूम कर दिया था, अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। असेंबली इंतखाबात में शहर की आवाम इन्हें सबक सिखाएगी। अरे तुमने क्या किया? बात करे कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली चाय का पानी, चाय की पत्ती चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है। अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ। लोगों को मालूम होगा, यहाँ जकी साहब बैठे मालूम होगा, पाशा है मालूम होगा, ठीक ना? वो ओमा होटल में एक बटलर था, मालूम आपको? मालूम वो बटलर कौन था? कौन था? नहीं, एक बटलर था उस होटल में, चंद्रबाबू नायडू था उसका नाम। गलत है भाषा, बताइए, सही है ना? अब ये हाल हो गया है, बटलरों चाय वालों के हाथ में आ गया और हमको बोल रहे हैं। और अगर राहुल तुझे हिंदुस्तान का तख्त चाहिए ना, तो तुझे भी दारुस्सलाम आना पड़ेगा। हम मिले रहे ना, ठीक है। 19 ये 2019 का इलेक्शन है ना, अकबरुद्दीन ओवैसी तो अभी भी फ्री है,
एक 8 दिन के बाद और फ्री हो जाएगा। हम बीजेपी से मिले हैं ना, 19 में बताऊंगा, हिंदुस्तान भर फिर के तुम्हारा जनाजा ना उठा दिया तो मेरा नाम भी अकबर अवैसी है। देखेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि तेलंगाना में बीजेपी इक़्तिदार में आने के बाद जिस तरह निजाम को मुल्क से भागने पर मजबूर किया गया था, उसी तरह MIM को भी मुल्क से भागने पर मजबूर किया जाएगा। योगी के बयान पर असद अवैसी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह मुल्क मेरे बाप का है और निजाम ने मुल्क से भागे नहीं बल्कि उन्हें आजादी के बाद राज प्रमुख बनाया गया था। भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र भारत में हैदराबाद के निजाम ने मिलने से इनकार कर दिया था। तब भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय निजाम को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 2 विकल्प चुनने पड़ेंगे, या तो भारतीय गणराज्य को स्वीकार करना पड़ेगा या फिर भारतीय सेना का सामना करने की तैयारी करो। और मित्रों, निजाम को भारत छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे, जिस तरह निजाम को भगाए थे। मैं इनको ये पूछ रहा हूं, ये भगाना, ये भगोड़ों की बात तुम कब से कर रहे हो? सबसे पहली बात, आप तारीख को जानते ही नहीं है, हिस्ट्री में 0 है आप। अगर पढ़ना नहीं आता, थम्स अप है, तो पढ़ने वाले को पूछो। अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था। मीर उस्मान अली खां को राज प्रमुख बनाया गया था। और जब चीन से जंग हुई तो यही निजाम ने अपना सोना पेश किया। आप निजाम को कह रहे, निजाम नहीं भागा भाई। अगर आप चलने तैयार है तो खबर पे जाके 2 फूल डाल के आएंगे, चलो मेरे साथ चलते। आप सुनो, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। निजामाबाद की रुकने पार्लिमान के कविता ने हमारे नुमाइंदे से रियासत के सियासी मंजरनामे पर बात की। उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद के लीडर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के मौकिफ पर भी तंज किया। तेलंगाना की जनता जानती है कि हमने सारे वो काम किए हैं जो हमने मैनिफेस्टो में बताए हैं, और 70-80 ऐसे बेहतरीन स्कीम्स हम लेके आए जो हमने मैनिफेस्टो में बताए भी नहीं थे। तो आज तेलंगाना के लोगों के पास सरकार की जो स्कीम है वो सीधा सीधा पहुंच रहे हैं, तो वो जानते हैं कि केसीआर साहब किस तरीके से काम करेंगे। तो 1-2 चंद स्कीम ऐसे है जो लैंड हुए हैं और वो लगातार चलने वाली स्कीम है। ऐसा नहीं है कि आज चलेंगे कल बंद हो जाएंगे। तो इसी कैटेगरी में डबल बेडरूम हाउसेस भी आते हैं और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पुअर का स्कीम भी आता है। लेकिन ये लगातार चलने वाली स्कीम है। आज आपको घर दे देंगे, कल आपके बेटे 21 के होंगे और वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के होंगे, तो उनको भी घर देना होगा। तो सरकार को ऐसे स्कीमों में लगातार काम करना होगा। लेकिन ये दोनों पॉइंट्स महाकूटमी के नेता लोगों को नहीं बता रहे, लेकिन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम हर जगह लोगों को क्लैरिटी दे रहे हैं और लोग हमारे साथ हैं। विपक्ष ने एक ज़्यादा प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि टीआरएस और बीजेपी एक है, टीआरएस और एमआईएम एक है। अब देखें तो रिसेंट पास्ट में जो है, सो विदाउट एमआईएम पार्टी एनी गवर्नमेंट कैन नॉट डू, एनी पार्टी कैन नॉट डू बोल के एमआईएम की नेता असदुद्दीन ओवैसी और अकबर ने बोला कि कर्नाटका में कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, व्हाई नॉट वी बोल के। सो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता दी लीडर नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में आए और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं। राहुल जी तेलंगाना में आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो बोलते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। तो हमने इस देश में हमेशा से ये देखा है कि कभी कोई रीजनल पार्टी उभरती है किसी राज्य में तो उनको दबाने के लिए दोनों भी नेशनल पार्टीज कोशिश करती है। तो वही कोशिश आज तेलंगाना में चल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ इस विश्वास के साथ कि तेलंगाना के लोग हमारे साथ हैं
और ये दोनों नेशनल पार्टीज जो कोशिश कर रही है ये दोनों भी नाकाम हो जाएंगे। सर और एक सवाल भी है, आपकी तरह से आप काम कर रहे हैं और चंद्रबाबू जी ने बोल रहे हैं कि एक पब्लिक मीटिंग में खम्मम में देश में दो ही पक्ष है, एक बीजेपी की पॉजिटिव पक्ष है, बीजेपी की अगेंस्ट पक्ष है। केसीआर बताना चाहिए किस पक्ष में है, केसीआर की पॉजिटिव पक्ष में है, विपक्ष में है बोल के। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? कल तक चंद्रबाबू नायडू को खुद पता नहीं था वो किस पक्ष में रहने वाले हैं। बीजेपी से कांग्रेस में एक ही दिन में वो छलांग मार चुके हैं और तेलंगाना की आवाम नहीं पूरी देश की आवाम आज हंस रही है चंद्रबाबू नायडू के ये यू टर्न पे। तो ये केसीआर साहब को क्वेश्चन करने का कोई मॉरल राइट उनके पास है नहीं, पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है केसीआर साहब हमेशा से कह रहे हैं कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट बननी चाहिए इस देश में, जिस फ्रंट में राज्यों को बहुत ज़्यादा अधिकार हो ताकि लोगों के लिए और अच्छे से काम हो सके। आगे बढ़ेंगे। माजूरों में हक रायदही से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। GHM के ज़ेर-ए-एहतमाम प्रोग्राम में कमिश्नर दाना किशोर के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर निकाली गई रैली टैंक बंड अम्बेडकर मुजस्समे से शुरू होकर GHMC दफ्तर पहुंची, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात के अलावा NGOs अराकीन ने शिरकत की। कमिश्नर दाना किशोर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद के हुदूद में माजूरों को सहूलत से हक रायदही के इस्तेमाल का मौका फराहम करने की गरज से 150 से ज़ायद खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम किया जाएगा। जिला कामारेड्डी में एक निजी बस उलट गई। इस हादसे में बस में सवार 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। बस महाराष्ट्र से तिरुपति जा रही थी। जख्मियों को 108 सर्विस के जरिए कामारेड्डी सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। हादसे में शदीद जख्मी मुसाफिरीन को हैदराबाद मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश में आइंदा साल 18 मार्च से 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। 10वीं के इम्तिहान 2 अप्रैल तक जारी रहेंगे। रियासती वजीर तालीम जी श्रीनिवास ने यह ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने इम्तिहानात का शेड्यूल भी जारी किया। इम्तिहानात के लिए रियासत भर में कुल 2833 इम्तिहानी मराकज कायम किए जाएंगे। हर इम्तिहानी मरकज पर CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। ఒక స్కూల్కి చేరుతున్నట్టు ఉంది అందుకు ఈ ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్ అయితే 18/3/2019 నుంచి 2/4/2019 వరకు ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతూ ఉంది. మొత్తం 6,10,000 మంది స్టూడెంట్స్ అంటే ఇంకా దీనికి టైం ఉంది. రేపు 7th లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి ఇంకా కొంత అటు ఇటు చేంజ్ కావచ్చు ఫిగర్. అది టెంటివ్గా ఇప్పటి వరకు 6,10,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఈ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతా ఉన్నారు. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ తీసుకుంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా 2,835 సెంటర్స్లో ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే గత ఎక్స్పీరియన్స్ దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో కొన్ని సెన్సిటివ్ సెంటర్స్ ఈ కాపీయింగ్ కానీ ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్న ప్రకారం కొన్ని సెన్సిటివ్ సెంటర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అటువంటి సెన్సిటివ్ సెంటర్స్లో ప్రత్యేకంగా ఎగ్జామినేషన్స్కి ఈ సీసీ కెమెరాస్ ఇన్స్టాల్ చేసే ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది. అవి మొత్తం కూడా 91 సెంటర్స్గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐడెంటిఫై చేశాం. గతంలో ఇది ఆన్లైన్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి, గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి ఇట్లా విలేజ్ లెవెల్లో స్కూల్స్ లెవెల్లో కొంత చేంజెస్ చేయడంతో దాన్ని అరికట్టడం కోసం అని చెప్పి మొత్తం కంప్లీట్గా ఈసారి ఆన్లైన్లో పెట్టడం జరిగింది. అలాగే ఏదైతే ఈ హాల్ టికెట్స్ ఉన్నాయో వెబ్సైట్లో నుంచి మొత్తం ఈ హెచ్ఎమ్స్ మొత్తం అందరూ కూడా వాటిని హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాటిని స్టూడెంట్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే సిస్టమ్ కూడా చెప్పడం. ఈ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీజు వచ్చి 7/12/2018. बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे की जानिब से मुस्तहक मुस्लिम नौजवानों को कर्जजात फराहम करने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में माइनॉरिटी वेलफेयर महकमे के आला ओहदेदारों को एक याददाश्त पेश की गई। साथ ही करनूल में वक्फ अराजियात पर हो रहे नाजायज कब्जों को रोकने का भी मुतालबा किया गया। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की धमकी दी गई। మైనార్టీ వాళ్లకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని
మేము సవినయంగా మైనార్టీ ఆఫీస్ లో తెలియజేసుకోవడానికి ఈ రోజు రావడం జరిగింది. ఫుడ్ యొక్క ఆస్తులను అన్యాయంగా అసలు ముస్లిం సోదరులకు వాళ్లకు సంబంధించకుండా, వాళ్ళకు తెలియకుండా, వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా అన్యాయంగా వాళ్ళు ఆక్రమించుకుంటున్నారు ఇతరులు. దయచేసి అధికారులను మేము సవినయంగా విన్నవించుకున్నాము. चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा था कि हर ड्राइवर की गाड़ी भी वो खुद की गाड़ी चलाएगा. आज तक वो आधा पूरा नहीं हुआ और जितने भी वक्फ की जायदाद है उस पर जो कब्जे हुए हैं वो कब्जे से छुटकारा पाने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं. यहाँ पर जो हालात है इस वक्त करनूल की, सारे कब्जे ही चल रहे हैं. आज बहुत सारे हमारे मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड की जो जमीना है ये पूरे बड़े बड़े लोग जो कब्जा कर लिए, और जो मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की जितने भी जमीन है ये जमीन जिसके पास उसको कब्जा निकाल कर फौरन जो वक्फ बोर्ड वाले अपने जो मातहत में ले ले, अपने कब्जे में ले ले, वरना जो हम खुद फील्ड में उतर के इसके बारे में एक्शन लेना पड़ेगा. इसलिए कि बहुत सारे करोड़ों के जमींदार जो हमारे बड़े कौम के लिए निकाले थे, आज वो जो कौम से निकलकर दूसरे जगह लोग उस पर जो हुकूमत कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश में बीटेक और बीकॉम उम्मीदवारों को भी डीएससी इम्तिहान लिखने की इजाजत दी गई है, जिसके खिलाफ डीएससी उम्मीदवारों ने करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया. डीएससी उम्मीदवारों का कहना है कि हुकूमत ने एसजीटी उम्मीदवारों के साथ इंसाफ नहीं किया है. इसके अलावा रियासत भर में 23,000 से ज्यादा खाली असामियां हैं, जबकि सिर्फ 7,000 असामियों पर भर्ती हो रही है. एहतजाजी उम्मीदवारों ने तमाम 23,000 खाली असामियों पर तकर्रुरात का मुतालबा किया. डीएससी के पोस्टा खमते आते हैं, हम अब पोस्टा नहीं जाना. क्या डीएससी में रोज रोज को खमाते 6 पोस्टा, परसों 200 खमाए, अब 300 पोस्टा खमाए. ऐसा खमाते ही तो हमारे क्या हो रहा है ना. परसों बीडी वाले एंटर करे, परसों तक फिर को बीटेक वाले उन्हें सब जन लिखना बोल को बोले, वो सब लिख लेते जाते ही तो सब जन लिखते तो हमें एग्जिट करके हमें क्या फायदा आता. हमारे एग्जिट में क्या पोस्टा होती बोल को 2 बार 500 लिखा. हम पैसे कैसा आते, फिर अब टेटकम टीआरटी दिया, वो भी जॉब से नहीं दिया. कैसा पढ़ते हैं, हमें कैसा लिखते हैं, हमारा पोजीशन क्या हो, हमारे पेरेंट्स असल कैसा, हमारे पेरेंट्स हमारे वास्ते कहते तकलीफ पड़ते हैं. असल गवर्नमेंट को क्या मालूम होता है. रायलसीमा के पसमानदा अजला इन दिनों स्वाइन फ्लू की मुतादी बीमारी की चपेट में है. अनंतपुर और करनूल अजला में स्वाइन फ्लू के केस सामने आ रहे हैं. मुतासरा बच्चे और खवातीन सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज हैं. सिर्फ 2 दिनों में ही मौलिक बीमारी से मुतासरा दर्जन भर मरीज अस्पतालों से रुजू हुए हैं. करनूल के अस्पताल में स्वाइन फ्लू का खुसूसी वार्ड बनाया गया है. अनंतपुर के अस्पताल में भी दर्जन भर स्वाइन फ्लू केस आए हैं. अनंतपुर सरकारी अस्पताल में स्वाइन फ्लू का अलहदा वार्ड रहने के बावजूद बुनियादी सहूलियात फराहम न किए जाने की शिकायत मौसूल हुई हैं. एशिया पैसिफिक खित्ते में आने वाले ममालिक के तलबा आंध्रा यूनिवर्सिटी के डेल्टा स्टडी इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम है. इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम आज मॉडर्न डेल्टाज के उन्वान से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. इस इजलास में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नागेश्वर राव शरीक हुए. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और डेल्टा स्टडी इंस्टीट्यूट एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं. उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में अर्थ साइंस के ज़ैली शोबों जैसे जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोग्राफी, जियो इंजीनियरिंग और ओशियनोग्राफी और मेटरलॉजी के कोर्स चलाए जा रहे हैं. यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दीगर ओहदेदारों ने भी इस इफ्तिताही जलसे से खिताब किया. जिला मगरबी गोदावरी पेरावली मंडल के खंडवली गांव में एक एटीएम से 6,22,500 रुपये नकदी चोरी कर ली गई. इस एटीएम में 27 नवंबर को कैश भरा गया था. बैंक हुकाम ने बताया कि एटीएम में अब महज 27,500 रुपये बाकी रह गए हैं. शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पुलिस को शुबा है कि इस मामले में बैंक ओहदेदारों की मिली भगत से कोई कारस्तानी अंजाम दी गई है. पुलिस ने मजीद कहा कि दूसरी सूरत यह हो सकती है कि एटीएम में कैश जमा ही नहीं किया गया. बहरिया ने कहा कि साहिलों और समंदर में किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए वो तैयार हैं. आज विशाखापट्टनम में वाइस एडमिरल विक्रमवीर सिंह ने यह बात कही. हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है. 1971 में पाकिस्तान की जंग में जीत मनाने के लिए नेवी डे मनाया जाता है. कल विशाखापट्टनम में अवाम के साथ रंग बिरंगा प्रोग्राम पेश करने का नेवी ने ऐलान किया.
तो नाजरीन, आप वाइस एडमिरल नेवी एडमिरल करमवीर सिंह का बयान सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। On the 4th of December, because it was on this date that the Indian Navy during 1971 carried out a very daring attack on Karachi, and because of that the Pakistan Navy literally capitulated. And you must be aware that the Eastern Naval Command, which was set up in 1968, had a very important role in the 1971 war. And the aircraft carrier Vikrant operated from here. And because of the efforts of the Eastern Naval Command in coordination with the Air Force and the Army, we managed to liberate the country of Bangladesh, and a new nation was born. So that was why we celebrate Navy Day. The command has grown from strength to strength from 1968. You must have seen it yourself. And we have now bases starting from Calcutta in West Bengal, Chilka in Odisha, Visakhapatnam, which are the main port in Andhra Pradesh. Then we have Chennai, we have Tuticorin, Rameshwaram, Nagapattinam, and so all these states we have our presence. Plus our area of responsibility is very large. It's one of the largest that any command in the armed forces has got. So in consonance with the Act East policy, the command is doing everything possible to support the India's cause, and also to make sure that the Indian Ocean region, which is our area of responsibility, is kept stable and safe and peaceful, so that the trade, 90% or 95% of our trade by volume of India is through sea. So we want to have a situation where everything is peaceful, so that there are no impediments to